नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दुनिया में कोरोना महामारी की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की तीसरी लहर आने का ऐलान कर दिया है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक इस समय इंडोनेशिया कोरोना के मामलों में एशिया का एपिक सेंटर बना हुआ है। करीब 27 करोड़ आबादी वाले इंडोनेशिया में भारत से भी ज़्यादा संक्रमण नए मिल रहे हैं। भारत में गुरुवार को 39,071 जबकि इंडोनेशिया में 56,757 केस सामने आए हैं। वहां अब तक संक्रमण के 27,26,803 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 21,76,412 लोग रिकवरी हो चुके हैं। वहीं 70,192 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर अमेरिका की बात करें तो वहां भी कुल 50 राज्यों में से 19 में हालात खराब है। उन राज्यों में पिछले 24 दिनों में संक्रमण के मामले में 350% का बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और हालत की गंभीरता को देखते हुए दक्षिणी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में घर के अंदर भी मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को भी यहाँ मास्क लगाना होगा। और वहीं बात करें रूस की, तो रूस भी इस समय कोरोना महामारी से दुनिया का 5वां सबसे प्रभावित देश है। पिछले कुछ हफ्तों में यहां पर डेल्टा वेरिएंट की वजह से नए संक्रमण देखने को मिले। वहां पर पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी के 24,702 नए मामले सामने आए। और रूस में अब तक कोरोना के कुल 58.82 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। साथ ही करीब 1.40 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं जायडस कैडिला की वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अहम जानकारी दी गई है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपने हल्फनामे में कहा कि 12 से 18 आयु वर्ग के लिए परीक्षण पूरा होने के करीब है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोवैक्सीन के परीक्षणों को पूरा होने दे। यदि संपूर्ण परीक्षणों के बिना बच्चों को टीके लगाए जाते हैं तो ये खतरनाक होगा। और वहीं आपको बता दें कि ये वैक्सीन 12 से 18 साल की आयु वर्ग को लगनी है। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने पिछले दिनों कहा था कि जायडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल करीब करीब पूरा हो चुका है। जुलाई के अंत तक या अगस्त में 12 से 18 साल के बच्चों को इसे लगाए जाने की शुरुआत हो सकती है। और उन्होंने आगे कहा था कि आने वाले समय में हमारा लक्ष्य रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का है। डॉक्टर अरोड़ा ने यह भी कहा था कि ICMR के एक अध्ययन के मुताबिक तीसरी लहर देर से आने की संभावना है। ऐसे में हमारे पास देश में हर किसी का टीकाकरण करने के लिए अभी समय है। ऐसे में आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य हर दिन 1 करोड़ खुराक देने की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में टीका उपलब्ध कराने की स्थिति को लेकर एक हल्फनामे में कहा था कि DNA टीका विकसित कर रहे हैं। जायडस कैडिला ने 12 से 18 साल के आयु समूह पर क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है और इसे वैधानिक मंजूरी मिलने के बाद ये टीका निकट भविष्य में 12 से 18 साल के बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकता है। और वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले शख्स से पूछताछ में अहम जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार हुए सेना के नायक परमजीत ने पूछताछ में खुलासा किया कि साल 2018 से वो हबीब उर रहमान के जरिए पाकिस्तान ISI के लिए काम कर रहा था। सेना की जासूसी करने के लिए हर महीने ISI परमजीत को 50,000 रुपये महीना भेजती थी। लॉकडाउन में भी परमजीत को ISI ने 20,000 रुपये भेजे थे। ये तमाम पैसे हर महीने परमजीत की बहन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते थे। और कोर्ट से परमजीत की 9 दिन की क्राइम ब्रांच को रिमांड मिली है
और पूछताछ में जरूरी लगा तो क्राइम ब्रांच हबीबुर रहमान और परमजीत को पोखरण और आगरा भी लेकर जाएगी। पूछताछ में परमजीत ने बताया है कि वो 6 मोबाइल इस्तेमाल करता था। ये 6 मोबाइल फ़ोन पाकिस्तानी आईएसआई के भेजे गए पैसों से खरीदे गए थे। आज परमजीत और हबीबुर रहमान से कई घंटे मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की है। हबीबुर रहमान को पोखरण में फिलहाल सेना में मीट सप्लाई करने का टेंडर मिला हुआ था। इसके पहले मिले टेंडर में सेना को सब्जी सप्लाई करता था। वह मूल रूप से बीकानेर का रहने वाला है। और वहीं एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर अजय लल्लू का बयान सामने आया है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अभद्रता की गई है। ये लल्लू ने लगाया आरोप, प्रियंका गांधी लखीमपुर पीड़ितों से मिलेगी। लल्लू ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी लखीमपुर पीड़ितों से मिलेगी और कांग्रेस डरने वाली नहीं है। यह अजय लल्लू का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने मुकदमे से कांग्रेस डरने वाली नहीं है ये कहा है, और कहा कि कांग्रेस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर अजय लल्लू का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी पीड़ितों से मिलेगी और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अभद्रता की गई थी, जिसके बाद कई लोग घायल भी हुए और प्रियंका गांधी लखीमपुर पीड़ितों से मुलाकात करेंगी। यह अजय लल्लू ने कहा कि प्रियंका गांधी पीड़ितों से मुलाकात भी करेगी और वहीं उन्होंने बताया कि मुकदमों से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। अजय लल्लू का बयान सामने आया है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर हुई हिंसा में घायल लोगों से कांग्रेस मुलाकात करेगी, आपको बता दें। और अजय लल्लू ने दावा किया है कि कांग्रेस किसी भी मुकदमे से डरने वाली नहीं है और प्रियंका गांधी लखीमपुर में पीड़ितों से मुलाकात करेगी। वहीं मुकदमे में कांग्रेस और वहीं एक और अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच चुकी हैं और उसके बाद थोड़ी ही देर में वो मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें, इस वक्त अपडेट मिल रही है जहां पर प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद वो पीड़िता से मुलाकात करेंगी। और उससे पहले ही अजय लल्लू ने प्रियंका गांधी के लखीमपुर पीड़ितों से मिलने की बात कही थी और अब फिलहाल प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच गई हैं, जिसके बाद वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगी। वहीं दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए एक और राहत की खबर है। आने वाले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली मेट्रो के 7 यात्री अपने घरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की 14 मेट्रो स्टेशनों पर ई बसों संचालन की योजना तैयार की है। इसके तहत डीएमआरसी अपने 14 मेट्रो स्टेशनों को कवर करते हुए 10 रूटों पर 24 सीटर 100 इलेक्ट्रिक एसी लो फ्लोर बसों को शामिल करेगा। डीएमआरसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी, पैनिक बटन और जीपीएस की आधुनिक सुविधाएं से लैस इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। बताया गया कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान बसों का परिचालन भी ठप हो गया था। अब हालात सामान्य होने के साथ ही डीएमआरएस ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 100 ई बसों के परिचालन करने की तैयारी की है और इस सेवा की शुरुआत मार्च में होनी थी, लेकिन अब कोरोना के मामलों पर काबू पाने के बाद अब नए सिरे से इनके परिचालन की तैयारी की जा रही है। और वहीं आने वाले समय में बसों के संचालन से यात्रियों के लिए मेट्रो का सफ़र और भी आसान हो जाएगा। इन इलेक्ट्रिक बसों को उत्तर और पूर्व क्लस्टर के रूप में जाना जाता है, जो कि 10 रूटों या 14 स्टेशनों को कवर करती हैं।
पंजाब में जारी कांग्रेस के अंतर्कलह से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व असहाय दिख रहा है। इस बीच पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके निवास पर मुलाकात की और इस बैठक में राहुल गांधी और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत भी शामिल थे। बैठक के बाद रावत ने कहा, सोनिया गांधी को पंजाब में पार्टी के मसले पर अभी अंतिम फैसला लेना है। बैठक के बाद सिद्धू मीडिया से बात किए बिना चुपचाप घर से निकल गए। इससे पहले गुरुवार को रावत की बातों से लग रहा था कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल सकती है। उसके बाद पंजाब में शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। सूत्रों के अनुसार कैप्टन ने खुद सोनिया गांधी से बात कर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से पार्टी टूट जाने तक की बात कही और कहा कि वे सिद्धू की अध्यक्षता में काम नहीं कर सकते। इससे पहले पंजाब में गुटबाजी की खबर आते ही कांग्रेस नेतृत्व हरकत में आया और गुरुवार रात में सिद्धू को फोन कर सुबह दिल्ली तलब किया गया था। और वहीं पत्रकारों ने जब शुक्रवार को बैठक के बाद सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर रावत से पूछा तो उन्होंने कहा, किसने बताया, मैं यहां अपनी रिपोर्ट देने आया हूं। जैसे ही सोनिया कोई फैसला लेंगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। और वहीं एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली वाराणसी उच्च गति रेल परियोजना को लेकर बैठक की गई, जिसमें बैठक में एडीएम ने अधिकारियों के साथ चर्चा की है और रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के साथ ये चर्चा की गई है। और वहीं आपको बता दें, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में भी चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर और भूमि अधिग्रहण के संबंध में चर्चा की गई है। आपको बता दें, दिल्ली वाराणसी से गति रेल परियोजना को लेकर बैठक की गई है। इस वक्त की अहम खबर, जहां पर दिल्ली वाराणसी में रेल प्राधिकरण को लेकर बैठक की गई है और बैठक में एडीएम ने अधिकारियों के साथ चर्चा की है। इसके अलावा आपको बता दें, रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से ये चर्चा की गई है, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण के संबंध में भी चर्चा की गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और इसके उपनगरों में शुक्रवार सुबह से भारी बारिश के कारण मिथिन नदी में जल स्तर बढ़ जाने से शहर के कुलरा इलाके से करीब 250 निवासियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। और वहीं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र के कई इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बावजूद बारिश नहीं होने से तापमान सामान्य से ज़्यादा बना हुआ है। और वहीं उत्तर प्रदेश में ये गरज चमक के साथ कुछ जगह हल्की बारिश हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 6 से 7 दिनों में उत्तरी क्षेत्र समेत देश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। विभाग ने कहा कि 17 से 20 जुलाई तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। और आगे कहा कि 18 से 20 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा 18 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा कि 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश में, 19 जुलाई को जम्मू में और 18 और 19 जुलाई को उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। और वहीं अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका और बारिश होने का अनुमान है। इससे घर के बाहर मौजूद लोगों और जानवरों के हताहत होने की भी आशंका जताई गई है। और वहीं किसानों के संसद कूच के दौरान असामाजिक तत्व बवाल करा सकते हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और लोगों के मोबाइल पर कॉल भी आ रही हैं। इनमें बवाल के लिए उकसाने वाली भड़काऊ बयानबाजी शामिल है। इस आशंका को देखते हुए
खुफिया एजेंसियों ने सरकार को भेजी रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की सलाह दी है। अब वहीं रिपोर्ट के बाद 26 जनवरी जैसी किसी अप्रिय घटना के मद्देनजर सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 22 जुलाई को संसद कूच का ऐलान कर रखा है। इसके तहत 22 राज्यों के संगठनों से करीब 200 किसान नेता संसद कूच करेंगे। किसान नेता सिंह बॉर्डर से बसों में बैठकर दिल्ली जाएंगे और संसद से पहले मार्च करेंगे। खुफिया एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है कि किसानों के कूच के दौरान असामाजिक तत्व बवाल करा सकते हैं। इसके लिए किसानों और अन्य लोगों को उकसाया जा रहा है। अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था और केसरी झंडा तलवार लेकर दिल्ली में घुसकर संसद पर कब्जा करने की बात कही थी। अब किसानों के मोबाइल पर लगातार कॉल आ रही है। इसमें पंजाब को आज़ाद कराने समेत कई अन्य उकसाने वाली बातें कही जा रही हैं। इसमें भी वही भड़काऊ बातें दोहराई जा रही हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तालिबान को लेकर तनातनी जारी है। ताशकंद में अफगानी राष्ट्रपति ने भी सरेआम तालिबान का साथ देने का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान बार बार पाकिस्तान पर तालिबान का साथ देने के आरोप लगा रहा और पाकिस्तान इन आरोपों से पल्ला झाड़ने से बाज नहीं आ रहा है। पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर कहा कि पाक की वायुसेना तालिबान को एयर सपोर्ट मुहैया करवा रही है। अब अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी सरेआम पाकिस्तान पर बरस पड़े हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा हालात के लिए पाक को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है और अशरफ गनी ने कहा, खुफिया अनुमान संकेत देते हैं कि पिछले महीने पाकिस्तान और अन्य स्थानों से 10,000 से अधिक जिहादी लड़ाके दाखिल हुए हैं। और वहीं अशरफ गनी जब ये आरोप लगा रहे थे उस वक्त इमरान खान भी मंच पर ही मौजूद थे। मौका ताशकंद में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का था, जहां भारत, चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे कई बड़े देश शामिल थे। अब दुनिया भर के नेताओं के सामने अपनी बेइज्जती होते देख इमरान खान झल्ला गए। इमरान ने शांति का हवाला देते हुए कहा, मुझे निराशा होती है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हमें दोषी ठहराया गया है। राष्ट्रपति गनी को मैं बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में अशांति से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान प्रभावित हुआ है। पिछले 15 सालों में पाकिस्तान में 70,000 लोगों की जान गई है। अगर कोई अंतिम चीज़ है तो वो है कि पाकिस्तान अब और संघर्ष नहीं चाहता। पाकिस्तान हमेशा खुद को आतंक से त्रस्त देश कहता है। अब इमरान खान कितनी भी गवाही दे दे, लेकिन तालिबान को उसका समर्थन उसकी बात को हर बार की तरह गलत साबित कर रहा है। और वहीं एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कुख्यात गैंगस्टर आज बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। हाल ही में आजमगढ़ जेल से जमानत पर आया है उधम और कर्नावाल में विधायक की मौजूदगी में होगा ये कार्यक्रम। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर विधायक की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा। जेल से छूटे गैंगस्टर ने बीजेपी ज्वाइनिंग का दावा किया है। आपको बता दें कुख्यात गैंगस्टर ने बीजेपी ज्वाइन करने का दावा किया है। कुख्यात गैंगस्टर आज ज्वाइन कर सकता है बीजेपी पार्टी, जहां पर उसने खुद ज्वाइनिंग का दावा किया है। और हाल ही में आजमगढ़ जेल से जमानत पर आया है उधम, जो उस गैंगस्टर का नाम उधम बताया जा रहा है। विधायक की मौजूदगी में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसके बाद गैंगस्टर ने बीजेपी ज्वाइनिंग का दावा किया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर कुख्यात गैंगस्टर आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। और हाल ही में आजमगढ़ जेल से जमानत पर आया है गैंगस्टर उधम।
और वहीं तमिलनाडु सरकार ने कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य में लगे लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं इस बढ़ाए गए लॉकडाउन में लोगों को ज़्यादा रियायतें दी गई है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। आईटीआई और टाइप राइटिंग स्कूलों में 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। वहीं स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के लिए शिक्षकों को की अनुमति दी गई है। आपको बता दें, पिछले घोषणा में राज्य में 19 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की बात की गई थी। वहीं संक्रमण मामलों को देखते हुए इसे 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है और वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रदेश की जनता से अपील की कि तीसरी लहर आने का खतरा बना हुआ है। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो अपने घरों से बेवजह ना निकलें। साथ ही हर प्रकार से कोरोना नियमों का पालन करें। और वहीं आपको बता दें, बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल समेत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से राज्य में कोरोना से बनी स्थिति को लेकर बातचीत की थी। इस वर्चुअल बैठक में सीएम एम.के. स्टालिन ने अन्य राज्यों के मुकाबले कम वैक्सीन देने का मुद्दा उठाया और राज्य को करीब 1 करोड़ डोज की मांग की। आपको बताते चलें कि राज्य में बीते दिन 2312 नए कोरोना मामले दर्ज हुए हैं और वहीं 46 लोगों की मौत हो गई। और वहीं राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 25,31,000 के पार हो गया है, जबकि इस महामारी की चपेट में आकर 33,652 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।